अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे मेगा करप्शन केस की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमज़ान शुगर मिल्स केस से बरी हो गए हैं। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके फर्जंद हमजा शहबाज को रमज़ान शुगर मिल्स केस से बरी किया है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर कौमी ख़जाने से ज़ाती शुगर मिल्स के लिए नाला बनवाने का इल्ज़ाम था। नैब ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ 2018 में तहकीकात शुरू की थी और एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जानिब से इस नाले की तामीर से कौमी ख़जाने को 21 करोड़ 30 लाख रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुँचाने पर मुल्ज़िमान को सज़ा देने का भी मुतालबा किया गया था। ताहम 2024 में नैब तरामीम के बाद केस एहतसाब अदालत से एंटी करप्शन अदालत मुंतकिल हो गया था। जी बिल्कुल, और मुकदमे की समाअत के दौरान मुद्दई अपने बयान से मुनहरिफ हो गया था। आज फैसला सुनाया गया है। इसी मामले पर बात भी करेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साहबजादे हमजा शहबाज को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने दोनों को रमजान शुगर मिल्स केस से बरी कर दिया। जज मोहम्मद इकबाल ने बरियत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर फरीक के वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। वकील ने दलाइल दिए थे कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ सियासी इंजीनियरिंग के तहत केस बनाया गया। ऐसे कोई शवाहिद मौजूद नहीं जिससे साबित हो मुल्ज़िमान ने रमजान शुगर मिल्स के लिए सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया हो। दुराने समाअत मुद्दई ने भी मुकदमे से इजहार लाताल्लुकी करते हुए अदालत में बयान दिया था, अगर अदालत मुल्ज़िमान को बरी करती है तो उसे कोई एतराज नहीं होगा। नैब लाहौर ने 2019 में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स के लिए गंदे नाले की तामीर के एवज कौमी खजाने को लगभग 21 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाने पर रेफरेंस दायर किया था। एहतसाब अदालत लाहौर में 105 समाअतें हुई। ताहम नैब तरमीम के बाद केस एंटी करप्शन की अदालत में मुंतकिल हुआ, जहाँ 13 समाअतों के बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल एडवोकेट राजा खालिद साहब ने। राजा खालिद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। राजा खालिद साहब, बताइएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि ये केस काफ़ी पुराना है, 2018 में तहकीकात शुरू हुई थी और आज 2025 में इस केस से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों को बरी कर दिया गया है। क्या ये मेरिट पे फैसला हुआ है या फिर टेक्निकल बुनियादों पर ये रिलीफ मिल चुका है? जी, बात ये है कि मेरिट पे फैसला हुआ और इसकी बड़ी बात ये देखें कि कंप्लेनेंट ने केस को परसू करना छोड़ दिया और उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई कि मुल्ज़मान को अगर बरी किया जाता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। तो वैसे ये सारे केसेस उस दौर में बनाए गए कि जब एक पार्टी को और उसकी क़यादत को टारगेट किया गया था, मियां नवाज शरीफ साहब को और उनकी फैमिली को टारगेट किया गया, शहबाज साहब और उनके बेटे हमजा शहबाज को टारगेट किया गया था। तो मैं समझता हूँ कि सारे केसेस बिल्कुल ठीक लिखा गया कि सियासी इंजीनियरिंग की बुनियाद पे थे, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। मुख्तलिफ तरह से आप केसेस मुख्तलिफ अदारों हो, चाहे नैब का हो, पुलिस हो या FIA हो, इस तरह की अथॉरिटीज से आप केसेस दर्ज करवाते रहे और फिर लोगों को आपने हरासा किया, तंग किया, उनकी तजलील की, उनकी तज़यीक की, तो आज उनका एक्विटल हो गया। तो इससे पहले आप देख लें कि मियां नवाज शरीफ और बाकी इनकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, उनका जो बड़े केसेस थे वो एवन फील्ड है या उससे रिलेटेड जितने भी केसेस थे उनमें वो बरी हो चुके हैं। तो ये शायद आखिरी केस था जिसमें आज जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन है उसने उन्हें एक्विट किया और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल मेरिट पे फैसला हुआ। राजा साहब, आप समझते हैं कि ये मेरिट पर फैसला हुआ, अब मुद्दई जो है वो अपने बयान से मुनहरिफ हो गया है। क्या आगे ऐसा हो सकता है केस दोबारा खुले, दोबारा ट्रायल हो, या अब ये मुकम्मल तौर पर जो शहबाज शरीफ हैं या हमजा शहबाज है वो बरी हो चुके हैं? जी नहीं, दोबारा नहीं खुल सकता। जब मुद्दई ही उसने इनराफ कर दिया अपनी स्टेटमेंट को, उसने जो पहले जो अथॉरिटीज के पास, नैब अथॉरिटीज के पास जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी उसी से मुनरिफ हो गया, तो दोबारा ये नहीं खुल सकता। ये आप समझें कि किस्सा पारीना है, पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, ये केस क्लोज हो गया और दे हैव बीन एक्विटेड फॉर एवर। अच्छा राजा खालिद साहब, आपने बताया कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है पाकिस्तान में यकीनन होती हुई रही है और ये भी हमने देखा है कि जिसके हक में फ़ैसला आ जाए वो कहता है मेरिट पे फैसला है, जिसके खिलाफ फैसला आ जाए वो कहता है कि सियासी विक्टिमाइजेशन हमें की जा रही है। तो आप चूँकि कानून को समझते हैं, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को और हमें भी बताएं कि किस तरह से इस बात का फैसला हो सकता है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही थी या फिर मेरिट पे केसेस चलते हैं किसी के खिलाफ?
جی میں بتا چکا ہوں نا کہ آپ ایک نہیں بلکہ کئی مثالیں ہیں. آپ دیکھ لیں کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف کیا کیا گیا، پوری قوم کو پتا ہے، پھر معافی مانگی گئی. یعنی آپ ایک آدمی پہ جو منسٹر رہا پروونس آف پنجاب میں طویل عرصے تک، جو ایک پارٹی کا بڑا لیڈر ہے، امپورٹنٹ لیڈر ہے، تو اسے آپ نے اس پہ ہیروئن ڈال دی. یعنی اس سے بدترین مذاق کیا ہوگا، بلکہ اس شخص کی تذلیل کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے ہیروئن کا پرچہ اس کے خلاف کٹوا دیا اور وہ قرآن پاک لے کے اسمبلی میں پہنچا. اس نے کہا جی کہ دعا کی اس کے ساتھ کہ مجھے اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے اگر مجھ سے ہیروئن پکڑی گئی ہو. تو اس طرح کے آپ باقی کیسز دیکھ لیں، احسن اقبال صاحب کے خلاف دیکھ لیں، شاہد خاقان عباسی کے خلاف دیکھ لیں، سعد رفیق کے خلاف دیکھ لیں، تو یہ حنیف عباسی کے خلاف دیکھ لیں، حمزہ شہباز اور میاں شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، یہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن تھی. لوگوں کو فکس کیا جانا مقصود تھا اور پھر انہیں اپنے سامنے جھکانا مقصود تھا. اور ان کا تو نقصان ہوا جو ہوا، لیکن اس ملک کا بہت بڑا نقصان ہوا. ملک کا بہت بڑا نقصان ہوا. انتشار کی سیاست میں ایسے کیسز بنائے گئے. بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے وقت کا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کا دور حکومت ہوتا ہے ایسے کیسز بنتے ہیں، پھر وہ کیسز ختم بھی ہو جاتے ہیں. آگے کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. آگے بڑھتے ہیں جی پروگرام میں اور کچھ بات کرتے ہیں کراچی میں موت بانٹتے ڈمپرز کی. کراچی کی بغیر لگام بے ہنگم ٹریفک شہریوں کی جان کی دشمن بن گئی ہے. کہیں ٹریلر، کہیں ٹرک، کہیں ڈمپر، تو کہیں بس. روزانہ کسی نہ کسی کو کچل کر ہلاک یا زخمی کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. کراچی میں ڈمپر سے شہریوں کی اموات کا سلسلہ بھی نہیں تھم سک رہا. ٹریفک قوانین سے آگاہی کے لیے چلائی جانے والی ٹریفک پولیس کی مہم کے باوجود گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بے قابو ہیوی ٹریفک کی زد میں آ کر 3 بچوں سمیت 11 افراد جاں بحق، جبکہ راشد بن ہاس واقعے کا مقدمہ درج کر کے ڈمپر مالک کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. گورنر سندھ نے بھی قاتل ڈمپروں کے خلاف سخت اقدامات کا عندیہ دے دیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے، یہ بھی ہم جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ڈیلی بیسس پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈمپروں کے خلاف ایک مہم بھی شروع کی گئی تھی. ہیوی ٹریفک کا داخلہ جو ہے وہ بھی ممنوع قرار دیا گیا تھا، لیکن اچانک سے ہم دیکھ رہے ہیں ایسے حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں یہ جانیں گے اپنے نمائندے شامر خان سے. جی شامر، یہ حادثات کہاں پیش آئے اور اب تک کیا کارروائی ہوئی اس پر؟ بالکل، شہر قائد اس وقت ایک سنگین مسئلے سے دوچار ہے اور وہ مسئلہ ہے ٹریفک حادثات کا. اور ان ٹریفک حادثات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تقریباً اس رواں سال 2025 کا اور اب تک مجموعی طور پہ تقریباً 82 افراد ایسے ہیں جو کہ مختلف علاقوں میں مختلف ٹریفک حادثات کا شکار ہو کے لقمہ اجل بن چکے ہیں. ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں ان حادثات کی بڑی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کتنے موٹر سائیکلز ہیں وہ چلتے ہی فاسٹ لین پہ ہیں، اپنے لیفٹ لین پہ چلتے نہیں ہیں. اب ڈمپرز ہیں اور جہاں سے برج ہیں اور جب برج سے نیچے اترتا ہے ڈمپر اس کی سپیڈ آبویسلی زیادہ ہوتی ہے. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یہاں پہ بہت بار واقعات ہوتے ہیں کیونکہ ایک تو اس برج کا ڈیزائن بہت غلط ہے اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ادھر حادثات ہونے کی سب سے زیادہ. اور دوسرا ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پولیس کے تھرو آگاہی دے عوام کو کہ فاسٹ لینز جو ہیں وہ موٹر سائیکلز اور رکشاز کے لیے نہیں ہوتی ہیں. عام پولیس کا یہ کہنا ہے کہ شہری ہیں مقدمات درج کرائیں، کوشش پوری کی جائے گی کہ جو بھی اس حادثے کا سبب بنتے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو کیفری کردار تک پہنچایا جائے. جی جو حادثے کا سبب بنتے ہیں ان پر مقدمات بھی درج کیے جائیں. کراچی میں ڈمپر کی ٹکر سے جاں بحق میاں بیوی کو نماز جنازہ میں ادا کر دی گئی ہے اور پولیس نے مقدمہ درج کر کے ڈمپر کے مالک کو حراست میں لے لیا. ٹریفک حادثات میں شہریوں کی اموات پر گورنر سندھ کامران ٹسوری نے بھی سوالات اٹھا دیے ہیں. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھ لیتے ہیں. جوہر موڑ پر بے قابو ڈمپر کی زد میں آ کر 3 افراد کی ہلاکت کا واقعہ. جاں بحق کامران اور ان کی اہلیہ کو سپرد خاک کر دیا گیا. نماز جنازہ میں عزیز و اقارب اور اہل علاقہ سمیت سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی بھی شرکت. پولیس نے واقعے میں جاں بحق ایک اور شہری محمد فاروق کے بیٹے کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے ڈمپر مالک کو گرفتار کر لیا. واقعہ کیسے ہوا؟ اہنی شاہدین نے آنکھوں دیکھی رودات سنو نیوز کو سنا دی. ٹرک آیا تھا، اس کی بریک فیل ہو گئی تھی میرے خیال، تو اس نے بائک والوں کو بھی، ایک بائک والے کو مارا، پھر 2-3 کاروں والوں کو مارا. وہ ڈمپل والے ہر ہمیشہ آگے پیچھے دیکھتے نہیں اور سائیڈ مارنا شروع کر دیتے. رکن صوبائی اسمبلی شارق جمال نے حادثات کے ذمہ دار ڈرائیوروں کو پھانسی دینے کی سزا کا مطالبہ کر دیا. وہ ڈمپر والا فرار ہے،
डिग रोड थाने पे वो बोल रहे उसके मालकान को हमने बैठाया हुआ। भाई बैठाया हुआ क्यों है यार? आप उसकी FIR काटो, उनको अंदर करो। देखिए जब तक इनको फांसियों की सज़ा नहीं होगी ये नशे के हालत में ऐसे ही डंपर चलाएंगे। हैवी ट्रैफिक से शहरियों की अमवात पर गवर्नर सिंध के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। कहा कि कातिल डंपरों के ड्राइवरों को लगाम न दी गई तो इंतहाई इकदाम पर मजबूर हो जाऊंगा। और वाकई ऐसे हादसात सवालिया निशान हैं कि इन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। और इससे कबल भी हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात कर चुके हैं कि इंतज़ामिया इस हवाले से मुतहरिक हो और इन डंपर्स को, बड़े बड़े ट्रक्स जो हैं, इनके हवाले से कोई इकदाम उठाए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद भी हैं ब्यूरो चीफ सिंध शोएब बरनी साहब। शोएब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, हमने इससे पहले भी इस मौजू पर बात की है और जिस तरह से हादसात में इजाफा हो रहा है, ये डंपर्स हों, ट्रक्स हों, जिनकी वजह से हादसात आए रोज़ मामूल बन चुके हैं, इंतज़ामिया क्यों मुतहरिक नहीं होती? इनको क्यों नहीं रोका जा सक रहा? जी माहम साहिबा, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये हादसात जो हैं मामूल बनते जा रहे हैं। ये जिस तरह से डंपर ड्राइवर कराची में डंपर चलाते हैं और इसकी जद में आके लोग हलाक होते जा रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, तो ये मामूल बनता जा रहा है। सिर्फ अगर गुज़िश्ता 24 घंटों की बात कर लूँ तो ये तेज़ रफ्तार डंपर ड्राइवर्स ने कराची में 5 हंसते बसते अफरादों की जान ले ली है। अगर मैं सिर्फ रवा जो जनवरी से यानी कि 1 जनवरी से आज तक की बात करूं तो 16 अफराद मौत की वादी में जा चुके हैं डंपर्स की जद में आकर। तो इनको रोकने के लिए इक़दामात करना तो फौरी ज़रूरी है। कानून मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस को वाज़े हिदायत है कि ये डंपर जो हैं दिन के औकात में शहर की सड़कों पे नहीं चलेंगे, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस नाकाम होती है और ये डंपर कराची की शाहराहों पे चलते हैं। अभी जैसे आपने ये रिपोर्ट देखी, इसमें भी जो शहरी शहीद हुए, जाँ बहक हुए जो डंपर्स के जद में आने से, तो उसमें आप देख सकते हैं कि वही रेती बजरी के डंपर हैं और वो तेज़ी से दंदनाते फिरते हैं। ऐनी शाहिदीन के हमने आपको जो मौक़िफ़ सुनवाया उसमें आप सुन सकती हैं। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत कहती है इक़दामात करें। आज गवर्नर सिंध ने कहा कि फ़ौरी तौर पे इस पर कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि इनको अगर नहीं रोका गया तो शहरी इस तरह से मरते रहेंगे। हुकूमत सिंध के तर्जुमान नादिर गबोल ने आज बयान जारी करा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला ने कहा हम इन डंपर्स को ज़ब्त करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये सब क्यों नहीं हो रहा? आखिर करने के लिए कोई और आएगा क्या? कराची में ये मामला पुराना है, कोई नया इशू क्रिएट नहीं हुआ कि शहर में डंपर्स चलते हैं। इनको रोकने के लिए कौन इक़दामात करेगा? ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी जेब खर्ची लेके जेबें गर्म कर लेते हैं और ये डंपर सड़कों पे गुजरते हैं। इन डंपरों पे ना नंबर प्लेट लगी होती है, ना ये रजिस्टर्ड होते हैं, ना इनके ड्राइवर्स के पास लाइसेंस होता है। अनट्रेन लाइसेंस के वाले ये ड्राइवर्स होते हैं और तेज़ी की स्पीड में दौड़ाते हैं और कराची में बाइक राइडर को तो ये कुचलते ही हैं, इसके अलावा पैदल चलने वालों को भी नहीं छोड़ते। तो ये तो इनको लिए तो कानून फौरी तौर पे जो बना हुआ है इसी पे इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत है कि किसी तरह से हादसात रोके जाएं। अब अगर गवर्नर सिंध कहें कार्रवाई होगी, वज़ीर ट्रांसपोर्ट कहें कि कार्रवाई होगी, वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन कहें कार्रवाई होगी, तो फिर रोक कौन रहा है? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? क्या भत्ता माफिया इनको रोक रहा है? आखिर ये देखें ना क्या वजह है। ये डंपर एसोसिएशंस जो है ये भत्ता देती हैं पुलिस वालों को बाकायदा। ये वजह है कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और ये डंपर कराची की सड़कों पे के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और कराची की सड़कों पे डंपर्स जो हैं वो दंदनाते फिरते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शोएब बरनी, आपने बिल्कुल उठाया कि अगर गवर्नर ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वज़ीर ट्रांसपोर्ट ये कह रहे हैं या दीगर वज़रा कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई से रोका किसने है? कार्रवाई ही तो इसी हुकूमत ने करनी है और हुकूमत के लिए क्या मसाइल हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही? कहने की हद तक कार्रवाई है और कार्रवाई का आगाज़ नहीं किया जा रहा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमने ये मौजू तो उठाया और जल्द से जल्द इस पर जो है कोई इकदाम उठाया जाए, इनको रोका जाए, क्योंकि ये मौत बांट रहे हैं और ज़िंदगी बहुत कीमती होती है और इस तरह डंपर और ट्रक की जद में आकर किसी की जान जाना निहायत ही अफसोसनाक है। आगे बढ़ते हैं जी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात और मुफाहमत की मुतअद्दिद यादाश्तों पर दस्तखत किए हैं। मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर भी इस हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। बिलखुसूस काबिल तजदीद तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़रूरी शोबों में ताउन को वसअत देने पर भी गौर किया गया है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए निजी शोबे और कारोबारी बरादरी में रवाबित के फ़रोग़ पर भी बातचीत हुई है। इसके साथ साथ दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया है। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि इलाकाई रवाबित
और इक़्तिसादी के लिए सी पैक मनसूबा बहुत अहमियत का हामिल है। सदर मुमलिकत के इस दौरे से मुतालिक बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया गुडविल एम्बेसडर सी पैक आमिर अली साहब ने। आमिर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर सदर मुमलिकत गए हैं, नायब वज़ीर आज़म गए हैं, वज़ीर दाखिला गए हैं, दीगर वज़रा गए हैं, वज़ीर आला सिंध गए हैं और सूबाई वज़रा भी गए हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये दौरा और पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए कितना मुआविन और मददगार साबित हो गई है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे लाइन पे लिया। देखिए, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने बड़े कंसिस्टेंटली विजिट किए थे अपने लास्ट टेन्योर में जब वो प्रेसिडेंट थे चाइना के, लेकिन इतना बड़ा स्टेट प्रोटोकॉल जो उन्हें इस दफा मिला है वो इससे पहले इतना बड़ा प्रोटोकॉल मुझे देखने में नहीं मिला। मतलब ये है कि चाइना गवर्नमेंट अब उनको बहुत सीरियसली जो है वो ले रही है इन मैटर्स को। इसी के साथ उस डेलीगेशन में जो 2 खास लोग हैं कि आपके इंटीरियर मिनिस्टर और आपके फॉरेन मिनिस्टर। इंटीरियर मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर का साथ होने का मतलब ये है कि ये सब एक पेज पे बात कर रहे हैं। जी हेलो जी फरमाइए। जी, ये सब एक पेज पे बात कर रहे हैं और वो पेज एक चीज का है कि पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और सी पैक को एक्चुअली सी पैक प्रोजेक्ट को जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसमें हमारे इंटीरियर मिनिस्टर और हमारे मिनिस्टर दोनों बैठ के एक पेज से बात करने के लिए तैयार है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो खबर आई वो ये है कि पाकिस्तान से ऑन ग्राउंड सर्वेलेंस के लिए चाइनीज गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी, जिसपे कोई ना कोई कॉपरेशन जरूर होगा कि ये जितनी भी दहशतगर्दी है इसको किस तरीके से दोनों ममालिक मिलकर काउंटर कर सकते हैं। तो चाइना के ग्रेट हॉल में जैसे सदर जरदारी साहब को वेलकम किया गया प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की तरफ से, और ये एक ये जो विजिट है ये स्टेट विजिट है, इसको एक हाई रैंक विजिट माना जा रहा है। हाई रैंक विजिट माना जा रहा है। आमिर साहब कहिएगा, इलाकाई रवाबित और इक्तिसादी तरक्की के लिए सी पैक कितना अहम है और कितना कारआमद साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सी पैक एक ऐसी हकीकत है कि जो कामयाब होगा और ये बन के रहेगा। ऑल तो बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो पाकिस्तान की दुश्मन है, इसके पीछे मुसलसल है। अब ये जो मुफाहमती याददाश्तों पे दस्तखत हुए हैं, जो ये है सेकंड फेज के लिए, सेकंड फेज ऑफ द सी पैक, जहां पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है, पाकिस्तान में इंडस्ट्री मूव करने की जरूरत है, फिर यहाँ उनको बनाने, उनको डेवलप करने की जरूरत करने की जरूरत है। तो ये एक हाई बिल्कुल सी पैक के सेकंड फेज की जानिब जो है वो हम बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आमिर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान के इस सरकारी दौरे से मुतालिक हमें बता रहे थे और बिलाशुबा बड़ा ज़बरदस्त प्रोटोकॉल उन्हें मिला है और साथ ही साथ बहुत से ऐसे मुआहदे हैं जिन पर दस्तखत भी हुए हैं, कुछ याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए हैं। इतना हाई स्टेट जो है के हवाले से बहुत ज़्यादा कोई याददाश्तें हैं जिन पर दस्तखत हुए हैं और ये पाकिस्तानी मईशत के लिए एक अच्छी खबर भी है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के इजाफे बढ़ेंगे और चीन से हमारे ताल्लुकात जो रवाबित हैं वो भी बेहतर होंगे। जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट के हवाले से कराची स्टॉक एक्सचेंज 2500 पॉइंट्स की कमी से मार्केट में शदीद मंदी रही। KSE 100 इंडेक्स 2500 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,10,000 की नफसियाती हद से नीचे आ गया। आज सुबह कारोबार के आगाज से मंदी रही। KSE 100 इंडेक्स में 2500 पॉइंट्स की कमी आ गई और इंडेक्स 1,09,400 की नफसियाती हद तक आ गया है। और तज्ज़ियाकारों का कहना है कि तारीखी बुलंदी पर पहुंचने के बाद से मार्केट में सेलिंग प्रेशर बरकरार है और सरमायाकार रियल स्टेट समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी कर रहे हैं। अमरीकी सदर की जानिब से चीन और कनाडा पर टैरिफ के निफाज से भी मार्केट पर दबाव आया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। इरशाद, बताइएगा, आप कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट काफ़ी इस वक्त दबाव का शिकार है और मंदी का शिकार भी है। क्या बताते हैं मुआशी माहिरीन, इसकी क्या वजूहात हैं और क्या मार्केट आने वाले दिनों में रिकवर कर पाएगी? थैंक यू इमरान। बिल्कुल, आज हम देखें गुज़श्ता 4 रोज़ से जो है स्टॉक एक्सचेंज जो है वो शदीद दबाव का शिकार है और आज भी 2500 जो है जो पॉइंट्स कमी के बाद उसने जब ये स्टॉक एक्सचेंज में क्लोजर हुआ ट्रेडिंग का, तो फिर 1630 पॉइंट्स की कमी के बाद जो है 1,10,000 जो 301 पॉइंट्स पर जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने क्लोजिंग की है आज। उसकी जो मेन वजह वही है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आते ही जो ऐलान हुआ था टैरिफ जो उसमें लगाया गया चीन
मैक्सिको और कनाडा पर। इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट जो है बहुत डाउन थी, इसी तरह एशियन स्टॉक जो है जो डाउन थी। यही वजह है कि इस पर जो हमारी जो मार्केट है उसमें भी रिएक्शन दिखाया और जो आज फिर मंदी रही और 1634 पॉइंट्स जो है कमी के बाद जो है इंडेक्स जो है 1,10,301 पॉइंट्स पर जो है बंद हुआ है। और अमेरिकी प्रेसिडेंट के जो बयान था यही वजह जो है माहिरीन भी बता रहे हैं, और आइंदा आने वाले में दिनों में भी मज़ीद इस पर जो है जो स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें दबाव होता हुआ नज़र आएगा। मेन वजह और रीज़न जो हमने आपको बताया कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनका जो टैरिफ लगाना है मैक्सिको, चीन और कनाडा, यही वजह कि आज भी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मंदी का रुझान रहा है। 4 रोज़ से मुसलसल जारी है। आइंदा आने वाले दिनों में भी यही रुझान जो तज्ज़ियाकार कहते हैं कि रहेगा स्टॉक मार्केट में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद संजरानी हमें आगाह कर रहे थे। और पिछले 4 रोज़ में तो देख रहे हैं और आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मंदी का शिकार ही रहेगी, इस पर दबाव रहेगा। रियल स्टेट में भी कुछ लोग अपनी सरमायाकारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स है, खासतौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो टैरिफ बढ़ाने की बात की जा रही है उसका इम्पैक्ट भी हमारी मार्केट में पड़ा है। बहरहाल कुछ मज़ीद मौज़ूआत पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं ट्रंप के गलत ऐलानात की जो अमेरिका के लिए दर्द सर बन रखे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जे के ऐलान के बाद गजा में सलामती के खला को पूर करने के लिए अमेरिकी फौजी भेजने के लिए तैयार हैं कि बाद दुनिया भर से आलमी रहनुमाओं के शदीद रद्द अमल के बाद अमेरिका को वजाहतें देना पड़ गई हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि अमेरिकी सदर ने गजा की तामीर नौ की पेशकश की है, उनकी तजवीज़ पर अभी काम होना है। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा से फ़लस्तीनियों की आरज़ी मुंतकली चाहते हैं, गजा में अमेरिकी फ़ौज भेजने का इरादा नहीं है। गुज़श्ता रोज़ इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका गजा की पट्टी पर कब्ज़ा कर लेगा, जबकि वहाँ रहने वाले फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकल जाना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर फ़लस्तीनियों के दुनिया के रहनुमा यकजुबान हो गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है गजा के सहाफ़ी जलाल महमूद साहब ने। जलाल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अभी जो बयान सामने आया है अमेरिकी सदर को, उसके बाद आपको क्या लगता है अमेरिका के इस खित्ते में क्या मकासद है? जी बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के बयान से हैरान है, लेकिन शायद हम जो फ़लस्तीनी कौम गजा के अवाम है हमें कोई हिरत नहीं है। हमें तो अमेरिका से इससे भी ज़्यादा तवक्को है। जो अमेरिका इसराइल के साथ 471 दिन कत्ल आम में शरीक थे, तो इससे भी बढ़कर हमें भी तवक्को थी। हम बिलीव मी, जब ये बयान आया और जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, सुनी है, तो मैं सबसे मुझे पता है कि सारा दुनिया की मीडिया मेरे बीच में, पाकिस्तान के खासतौर पर पाक मीडिया में मुझसे रब्ता करेंगे, मेरा राय लेंगे। तो मैंने ये सोचा है कि मैं क्यों ना सर्वे कर लूं मेरी आवाम से पहले, यानी गजा के अवाम के, मैं इनसे पूछूं कि ये मेरी आवाम का क्या रद्द अमल है। तो अब यकीन करें कुछ काफ़ी लोग इन्होंने मजाक उड़ाया है डोनाल्ड ट्रंप के बयान के ऊपर, क्योंकि मैं टू बी फ्रेंकली गजा के अवाम को मेरे ख्याल में इस 471 दिन जो गजा के अवाम का साथ है, दुनिया में तारीख में किसी का साथ नहीं हुआ। अमेरिका अगर गजा पर कंट्रोल करना चाहते हैं, जिस तरह अभी आज वजीर दिफा अमेरिकन जो डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया कि गजा पर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद है, यानी हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इनके सामने 3 ऑप्शंस हैं गजा पर कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 कि वो कत्ले आम करे फलस्तीनियों की, क्योंकि फलस्तीनी अब जो गजा के अवाम है वो मजबूत है। अब वही बड़ी बात है, आप एक बंदे को आप मारते रहोगे वो आखिर में डीट बन जाता है। एक तो वो अपना मुल्क, अपने सरजमीन छोड़कर नहीं जाएंगे। एक तो ये दोबारा आप कत्लेआम करे और फलस्तीनी गजा के अवाम की लाशें बिछाना शुरू कर दे दोबारा। एक तो नंबर 1 ये है। नंबर 2 आपको यही करना होगा, या फिर आप जो गजा के अहले गजा है इन पर आप कोई मजीद बम बरसाएं, 85,000 टन बारूद से ज्यादा और बरसाए, और कोई हल नहीं है। बाकी अगर गजा के अवाम को आप देखेंगे तो वो अपनी मर्जी से
या अपने मुल्क छोड़ कर नहीं जाएंगे, छोड़ के जाएंगे। जलाल साहब, जैसे कि नेतन्याहू ने कहा कि जी अमेरिका, जैसे कि बयान आ रहे हैं ट्रम्प की जानिब से, तो इनका जो गजा प्लान है वो तारीख बदल सकता है। एक तो इस स्टेटमेंट के हवाले से आप क्या सोचते हैं, दूसरा ये कहिएगा कि गजा तनाज़े के हल के लिए आप क्या समझते हैं कि मसाइल ना बढ़ें और हल भी निकल आए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब को एक बात समझना चाहिए, इनके बयान से खित्ते के अंदर और मजीद कशीदगी बढ़ेगी। खित्ते के अंदर जो ये समझ रहा है, जो पीस अमन लाना चाहता है खित्ते के अंदर, एक खास तौर पर मशरक़ वस्ता है, इस चीज से तो खित्ते के अंदर मजीद खतरा फैलेगी, मजीद जंग होगी। इसराइल को खुद, इसराइली जो अपोजिशन पार्टी है और इसराइल के कैबिनेट के अंदर जो जंग बंदी के मुआहदे के खिलाफ थे, 2 मिनिस्टर थे, एक का नाम है स्मोट्रिच जो वजीर खजाना और दूसरा का नाम है बिन गफीर जो नेशनल सिक्योरिटी। वो खुद हैरान हो गए कि यार इस तरह हमारे लिए जो हम चाहते थे कि गजा के अवाम गजा खाली हो जाए, तो ये तो आसानी से खाली हो रहा है, अमेरिका खाली कर रहा हमारे लिए। तो मेरे बहन, हल एक ही है, इसमें कोई दुराई नहीं है, फलस्तीनी अवाम को अपना हक मिलना चाहिए, आजाद रियासत मिलनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कितना भी कुछ कर ले, जो भी आजाद रियासत मिलनी चाहिए, यही किसका हाल है। बहुत शुक्रिया आपका जलाल महमूद साहब, काफ़ी हमारे साथ मौजूद थे, बड़े अहम नुकात उन्होंने उठाए हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, अमेरिका तो चलिए ये कह रहा है ना कि हम यहाँ पर तामीरिनों का काम करेंगे फ़र्ज़ी तौर पर, या थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए इनको यहाँ से बेदखल करके यहाँ की तामीरिनों करेंगे, लेकिन असल सवाल जो है वो अरब कंट्रीज़ पर है। उनका इसमें क्या रोल है? ना पहले उन्होंने कोई रोल अपना प्ले किया है, ना आज जब फ़लस्तीनियों को दोबारा से उनकी ज़रूरत है, और ये एक मुस्लिम उम्मा के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। हमारे साथ प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले 4 पाकिस्तानियों की लाशें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा दी गई हैं। लाशों को परवाज़ SV 726 के जरिए पहुंचाया गया है। ज़रा के मुताबिक 2 मैयतों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से और एक का ताल्लुक शेखपुरा से है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है इमिग्रेशन एक्सपर्ट शाहिद महमूद साहब ने। शाहिद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, ऐसे हादसात के बाद दिल बड़ा इस वक्त अजीब सी सूरत हाल का शिकार हो जाता है कि इतने लोग जो हैं वो कीमती जानें उनकी ज़ाया हो जाती हैं। आप ये चूँकि इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, ये बताइए, क्या लीगल जाना बहुत ही मुश्किल है कि इलीगल जाने के लिए इतने पैसे भी लगाते हैं और अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं लोग, और इतनी ज़रूरत क्या पेश आती है? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपको इस हसास टॉपिक पे आपने ऑनलाइन लिया। ये बारहा हम टीवी चैनल्स के तवस्सुत से और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बावर करवाते रहते हैं। ये सारे इंसिडेंट्स जो होने की मेन कॉज है वो हमारे मुल्क में जो इंस्टेबिलिटी, कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, और जिन एरियाज में ये होता है ऑब्वियसली वहाँ पे लोग एक दूसरे को देखते हैं। अभी जिन इंसिडेंट्स की अभी आप बात कर रहे हैं, इन इंसिडेंट्स का अगर ये 2 महीने के अंदर अराउंड कोई 125 प्लस पाकिस्तानी जो है ना अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। होता ये है कि जो हमारे कुछ ये मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और ये अपर बेल्ट है, यहाँ पे हर दूसरे घर में ट्रेंड है कि उनके बच्चे बाहर जाएंगे, सेटल होंगे, अपनी फैमिली के लिए अच्छा रोजगार, अच्छा लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे। सो एक दूसरे को देखने और उसके पीछे चलने की जो एक है वहाँ पे कर्ज, उसको फॉलो करते हुए लोग इस डगर पे चलते हैं। उन्हीं इलाकों के ये एजेंट्स हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं। हालांकि फैमिलीज और सारे जानते हैं कि ये डेथ एक जर्नी है, इसमें आपका बच के पहुंचना के चांसेस काफी कम होते हैं। शाहिद साहब, हमने केसेस ऐसे ही देखे हैं कि लोग जो जाते हैं वो या तो बचते नहीं हैं, हादसात का शिकार हो जाते हैं, या उन्हें वापस कर दिया जाता है। ये तरीकाकार कैसे होता है? पैसे घेरने के लिए जिंदगियों के साथ खेला जाता है, ये बताइएगा। ये तो समझ आ गई कि पैसे घेरने के लिए सारा अमल होता है, लेकिन इनका फ्यूचर क्या होता है? बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इनकी क्या लाइफ होती है, क्या आगे जर्नी होती है, क्या प्रॉब्लम्स फेस आती हैं, ताकि आवाम को ही पता चल सके, जो ऐसा सोचते हैं, जो बाहर जाने का ख्वाब रखते हैं, उनको भी आइडिया हो सके इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका था कि लीगल वे जाना क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है? जी आजकल जैसे इस वक्त ग्लोबल माइग्रेशन ट्रेंड है, इसी तरीके से जो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनका क्राइटेरिया काफ़ी डिफिकल्ट है। और ये जो बच्चे जो मूव हो रहे होते हैं ये स्किल्ड नहीं होते, एजुकेशन इनकी बहुत कम होती है। ये अपने उन्हीं चीज़ों को ओवरकम करने के लिए एजेंटों के जरिए इस डगर पे चलते हैं। द थिंग इज जो अभी आपका दूसरा क्वेश्चन है,
चाम जरूर है, जब ये पहुंचेंगे तो उसमें भी असाइलम है, बहुत अरसा सालों उनके जो सेंटर्स बने होते हैं असाइलम्स के, वहां पे रहना पड़ता है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में ये जाते हैं। बट दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि लीगल पाथवे होने के बावजूद इनको ट्रेंड को इसलिए फॉलो किया जाता है। एक तो जल्दी पहुंचाने का, आइल्स का फैक्टर नहीं है, एजुकेशन का फैक्टर नहीं है, कोई स्किल आपके पास नहीं होगी तो आपको बस पहुंचा देंगे। इन सारी चीजों में अभी हमने पिछले 2-3 महीनों में कुछ एनजीओज इस पे वर्क कर रही हैं जो अवेयरनेस के ऊपर काम कर रही हैं। इन एरियाज में अभी रिसेंटली पिछले 2 वीक्स में 3-4 ऐसे अवेयरनेस कैंपेन्स रन की गई हैं ताकि लोगों को बावर करवाया जा सके कि इन फ्रॉड कैंपेन्स भी चलाई जा रही है, क्रैकडाउन करके इनको गिरफ्तार भी किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद थे। और देखने वालों के लिए भी एक सबक है, क्योंकि अपनी जान को ऐसे दाव पे ना लगाएं, क्योंकि आपके बूढ़े वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, इतने पैसे लगा के भी अगर आप वापस ना आ सकें तो ये सोचने का मकाम है। फिलहाल जी प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाए, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।